Hello everyone, I am Dr. Sunita Shekhawat, and in this video lecture we will talk about the various concepts of ecosystem, that is ecotone, ecological niche and ecocline. So let us first start with the topic ecotone. Ecotone is basically a transitional area. ट्रांजिशनल एरिया दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़ के बीच में, जहाँ पे दो कम्युनिटीज़ आपस में मिलती हैं, इंटीग्रेट होती हैं, इंटरैक्ट करती हैं, उसको इकोटोन कहा जाता है। चूँकि यहाँ पे दो कम्युनिटीज़ आपस में मिल रही हैं, इसलिए इसको टेंशन जोन भी कहा जाता है। और जो स्पीशीज़ इस पर्टिकुलर एरिया में मिलती है उसको एज स्पीशीज़ कहा जाता है। Now the area of this ecotone may be wide or narrow. डिपेंड करता है कि कितना एरिया आपस में ब्लेंड कर रहा है, एक दूसरे से इंटीग्रेट कर रहा है। इकोटोन एरिया लोकल हो सकता है, जैसे कि एक फील्ड और एक ग्रासलैंड के बीच में हो, फील्ड या ग्रासलैंड, या फिर फील्ड एंड फॉरेस्ट के बीच में हो, या फिर वो रीजनल भी हो सकता है, मीन्स काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, that means between a grassland and a forest, because both these are separate ecosystems. So it can be regional or it can be localized. So there is a blending of the communities in this ecotone area. Now this ecotone word has been formed by a Greek word, दो वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब है tone and tension, means an area where there is tension. Now what are the characteristics of ecotone? पहली बात, it is formed naturally. नेचर में अपने आप बनता है by the combination of abiotic factors. You know what is abiotic factors? It includes the soil composition, the effect of light, temperature, pressure on a certain area. So that is known as abiotic factors. So ecotone naturally भी बनता है अपने आप, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस या इंटरेक्शन के कारण से भी बनता है, एंड दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल इकोटोन। जैसे कि हमें कहीं पे इरिगेशन करना है या एग्रीकल्चरल लैंड को डेवलप करना है, तो वहाँ पे हम जंगल के एरिया को साफ कर देते हैं, और इससे जो नया हैबिटेट, जो नया ट्रांजिशनल जोन बनता है, वो ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण है, इसलिए वो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इकोटोन एरिया के अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटेक्शन का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड दिस वी विल स्टडी स्पेसिफिकली इन अ सेपरेट टॉपिक, प्रोडक्टिविटी। इकोटोन जहाँ पे होता है वो एरिया काफ़ी स्टेबल होता है, सिस्टमैटिकली इंटीग्रेटेड होता है। चूँकि यहाँ पे अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीशीज़ मिलती हैं जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, सो the rate of biological diversity is also high. Now due to the changing conditions, हमारे कारण से या क्लाइमेट के कारण से changing conditions हैं, तो इसको हम रिफ्यूजिया भी कहते हैं। ये वो प्लेस होती है जहाँ पे ब्रीडिंग ऑफ वेरियस एनिमल्स इज़ मोर कॉम्पिटेंट एंड कंफर्टेबल along with the feeding. Ecotones also act as indicators of climatic shift, बिकॉज एक प्योर स्पीशीज़ से हटके यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज़ पाई जाती है, सो वी कैन टेक इट एज अ इंडिकेटर ऑल्सो। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोटोन्स। ना इकोटोन्स आर नो डाउट वेरी इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल आस्पेक्ट, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा चूँकि यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करता है। चूँकि यहाँ पे एनिमल्स जो आ रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पे नेस्टिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए या फूड के लिए आते हैं। इसके अलावा चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज़ ज़्यादा है, सो देयर इज़ मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड ऑफ कोर्स इट वर्क्स एज अ ब्रिज फॉर जेनेटिक फ्लो, दैट इज़ फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर पॉपुलेशन, and that is why ecotone is also known as a buffer zone area, क्योंकि यहाँ पे ये अपने नेबरिंग इकोसिस्टम्स
के एनवायरनमेंट को, उनकी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी मदद करता है। और अगर उन सिस्टम्स में, इकोसिस्टम्स में कोई डैमेज भी हो रहा हो तो यहाँ पे आके वो स्टेबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे वेटलैंड एरिया डेवलप्ड है तो वो इट एब्जॉर्ब्स अ पॉल्यूटेंट्स प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम सीपिंग इनटू अ रिवर, क्योंकि वो बीच का एरिया है, बफर जोन है, ट्रांजिशनल जोन है, टेंशन जोन है। तो एक वेटलैंड इंडस्ट्रीज से निकला हुआ जो पॉल्यूटेंट्स है उनको डायरेक्टली रिवर में जाने से या एस्चुरी में जाने से रोकता है। सो इट इज़ अ बफर जोन। नाउ इकोटोन जो है that is been classified as 3 types, so that we will study later, but before that we understand the difference between ecotone and ecoclines. Ecotone और ecocline आपस में जुड़े हुए हैं and there is a very thin line between these two. So ecocline is basically a physical transition zone. तो चूंकि दोनों शब्दों के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन है, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इकोटोन एंड द इकोक्लाइन. एंड इकोक्लाइन कैन सिग्नल एंड इकोटोन केमिकली. इकोटोन तो वो एरिया हुआ जहाँ पे दो स्पीशीज आपस में ब्लेंड कर रही है, वो एरिया हुआ. और इकोक्लाइन होता है जहाँ पे ट्रांजिशंस वेरी क्लियर नहीं होते हैं. बट लेट अस सी, इकोक्लाइन कैन सिग्नल एंड इकोटोन केमिकली, मीन्स वहाँ का पीएच, सैलिनिटी ग्रेडियंट या जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको ये कंट्रोल करता है. दो इकोसिस्टम्स के बीच में जो ये केमिकल कॉम्पोजिशन है या जो माइक्रो क्लाइमेट है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इकोक्लाइन. सो इकोक्लाइन इज बेसिकली अ वेरिएशन ऑफ फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट. इकोटोन एरिया के अंदर जो फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट पाया जाता है, जिस एनवायरनमेंट के ऊपर लाइफ परसिस्ट करती है या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए स्पीशीज परसिस्ट करती है, उस फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट को इकोक्लाइन कहा जाता है. सो इकोक्लाइन इज द फिजिको केमिकल एनवायरनमेंट while ecotone is the life of various species in that particular environment. Therefore, an ecocline can be thermocline, means temperature based, chemocline, chemical gradient, halocline, salinity gradient, or pycnocline, that is the variation density due to temperature or salinity. Ecocline transitions distinct नहीं होते हैं, clear cut नहीं होते हैं. These are more stable conditions और यहाँ पे plant species भी इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी. On the other hand, what is ecotone? Already told you, already specified. It is the variation in the species prevalence. वहाँ पे species कौन सी पाई जाती है उसको ecotone कहा जाता है. And ये basically इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि वहाँ के physical factors क्या है जो adjoining ecosystems है उनके. Ecotone is unobtrusive and harder to measure and here where the two communities interact. Ecotones को आप easily identify कर सकते हो by a distinct change in soil gradient and soil composition between two communities. Next important aspect is the ecological niche. Ecological niche करने से पहले I want to tell you about the types of ecotone. One is the abrupt ecotone जो कि sudden change के कारण आता है. अनदर इज शार्प इकोटोन. ये तब आता है जब वहाँ पे रिच डाइवर्सिटीज एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. और ब्लेंडिंग इकोटोन, इट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मोर कम्युनिटीज, सो इट इज नोन एज ब्लेंडिंग इकोटोन. कमिंग नेक्स्ट इज द इकोलॉजिकल निशे. इकोलॉजिकल निशे का कॉन्सेप्ट पहली बार हचिनसन ने 1957 में दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो एक्टिविटीज़ होती है किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसको इकोलॉजिकल निशे कहते हैं. सो एज यू ऑल नो दैट ऑल लिविंग बीइंग्स हैव अ स्पेसिफिक रोल ऑन अर्थ एंड अकॉर्डिंगली उसके फंक्शंस होते हैं, उसकी प्लेस ऑफ लिविंग होती है.
Animals in an ecological niche have different and unique functions. उनके डिफरेंट होते हैं, उनके यूनिक फंक्शंस होते हैं. अगर दो स्पीशीज़ का सेम रोल है, सेम फंक्शन है, तो इस कारण से देयर इज़ अ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. इकोलॉजिकल निशे के अंदर हम लाइफ, हैबिटेट और प्लेस इंक्लूड करते हैं. इसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के फीडिंग हैबिटेट, कंपटीशन बिहेवियर, हंट एंड डिफेंड के बारे में स्टडी करते हैं. नाउ अगेन देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इकोलॉजिकल निशे एंड हैबिटेट. सो दीज आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. इकोलॉजिकल निशे बेसिकली इकोलॉजिकल फंक्शन है किसी भी स्पीशीज़ का, एंड इट कंप्राइजेज ऑफ द हैबिटेट इन विच ऑर्गेनिजम्स लिव. कौन से हैबिटेट में वो रहता है, ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी पैटर्न क्या है, और वो कौन से रिसोर्सेज यूज़ करता है. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक ही हैबिटेट के अंदर अलग अलग स्पीशीज़ का अलग अलग निशे हो. इट मीन्स हैबिटेट इज़ द एड्रेस. सपोज एक घर के अंदर द हाउस एड्रेस इज़ द एड्रेस ऑफ द स्पीशीज़, और उस हाउस एड्रेस के अंदर यू मे हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज. सो निशे कैन बी लाइक दैट ऑल्सो. सो निशे ऑफ every species is unique. It is unique, and no two species in a habitat can have same niche. अगर वो साथ रहेंगे तो उनमें कंपटीशन होगा, और कंपटीशन के कारण से एक स्पीशीज डिस्प्लेस हो जाएगी. You can have a look at this diagram I have taken from the Google, from this website. Roots के अंदर अलग organisms रह रहे हैं. They have a separate niche. The bacteria, the earthworm, the wood lice and fungi. However, in the trunk region, insects larvae are found, and in the upper region of branches and leaves, this is the house of bees, wasps, moths, squirrels, hawks. So, all the species are occupying different areas but having a same habitat. So there is a difference between the ecological niche and the habitat. Now ecological niche has three aspects. First is spatial or habitat aspect. It means that there is a microhabitat for each species, and it was given by Joseph Grinnells. अनदर इज द ट्रॉफिक निशे. चार्ल्स एल्टन ने कहा था, और इन्होंने कहा था देर इज़ अ फंक्शनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स कम्युनिटी. सो ही एम्फेसाइज्ड ऑन द एनर्जी रिलेशंस एंड द ट्रॉफिक निशेज इन अ ट्रॉफिक पोजिशन. थर्ड इज द हाइपर वॉल्यूम निशे या मल्टी डायमेंशनल, जिसको हचिनसन ने 1957 में कहा था. एंड ही सेड दैट द एनवायरमेंट परमिट्स एन इंडिविजुअल स्पीशीज टू सर्वाइव इनडेफिनेटली, and this can be mathematically manipulated and represented in climographs also. So there is a niche overlapping and the species occurrence. In this diagram, this graph, you can see there is one species M and the another species N, and there is a overlapping of this area, this ecotone area, and this is the niche dimension. So species M can take place from this point to this point, and species N can take displacement from this point to this point. However, in this central area, both the species M and N are found. So, if the two species, in spite of similarity in their use of resources, coexist, then it is called limiting similarity. And if the two species are similar, but they have difference in their resources utilization, then it is called niche complementarity. Species which occupy similar niches in different geographical regions are called ecological equivalent species. So there are three terms: limiting similarity, niche complementarity, and ecological equivalent species. Now what is the importance of ecological niche? It helps to understand how the communities relate to each other. There are Grinnell, Storer, Gause and Hardin
in mid-20s gave the principle of competitive exclusion principle, and according to them that the two species cannot exist in the same ecological niche. Most probably this is due to the competition for resources in the same habitat. So अगर दो species साथ रहने की कोशिश भी करेंगी then they will have a competition, and as a result one species will be displaced by the another species. Next we come to the importance of ecological niche. अगर ऑर्गेनिजम्स की एनिमल्स की अलग अलग इकोलॉजिकल निशे होगी तो उनको आपस में कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा. प्लस दिस प्लेस इज फेवरेबल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स एंड देयरफॉर they will survive and breed in a better mode because they have a good microclimate and suitable substratum. If the organisms are having separate niches, then obviously they will not be confused in their activities. That is why they will have a more orderly and efficient life pattern. If the organisms are occupying separate niche, even if a common habitat, then they will be able to have the full exploitation of all the available resources. Means there will be no shortage of resources, sufficient resources would be available for them. So, अगर organisms एक ही area occupy कर रहे हैं, तो then there is a chances of competition. Because resources are limited and if two are competing then the one will definitely extinct. So this is also one of the way we go for natural selection. As you all know, the survival of fittest कि जो fit होगी जो organisms जो species वो survive करेगी and therefore there is the struggle for existence. So ecological niche used by any two species will lead to natural selection. Hope this topic is clear to you, and I have added references accordingly, and you can have a look at it. Thank you.